भाषण देने वाले वक्ता के तौर पर मंच पर खड़े होते केवल तभी नहीं, सामान्य बातचीत में भी जब एक से ज्यादा लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं तब आपको यह पब्लिक स्पीकिंग वाली चीजें काम आएंगी। इसलिए मैटर इज नॉन कॉम्प्रोमाइज, उसके साथ कोई समझौता नहीं है। जितना तैयारी कर सकते हैं दिए गए समय में आपको उतनी तैयारी करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि इस पर और बातचीत की जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप इनके किन पक्षों पर विशेष ध्यान रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभ्य समाज, आज मैं आपके सामने जिस विषय पर बातचीत करने आया हूं ये वो डिबेटिंग की शुरुआती पंक्तियां हैं जो आपने बार बार या तो बोली होंगी या सुनी होंगी। प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। मैंने पहली डिबेट आज से लगभग 40 साल पहले, अगर मैं सही हूं तो 1983-84 में, शायद 6ठी-7वीं की कक्षा में करनी शुरू की थी। और तब से आज तक शायद ही कोई साल बीता है जिसमें मैंने या तो वक्ता के तौर पर या निर्णायक के तौर पर या फिर एक डिबेटिंग कोच के तौर पर बातचीत न की हो। साल दर साल कॉलेज में, अपने कॉलेज में हम लोग अपनी डिबेटिंग सोसाइटी के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस गुण का, इस क्षमता का, या जो अब तक मैंने सीखा है, इसका आपके साथ भी थोड़ा सा साझा हो जाए। वे विद्यार्थी जो बार बार पब्लिक स्पीकिंग को हौवा मानते हैं, वे विद्यार्थी जो बार बार पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, या जिन्हें लगता है कि चूंकि वे पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं या उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में भय लगता है, इस कारण उनके व्यक्तित्व के विकास में कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो फिर यह वीडियो आप ही के लिए है। यद्यपि यह एक पूरा पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप नहीं है। मैं पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स करता रहा हूँ, डिबेटिंग वर्कशॉप्स करता रहा हूँ अलग अलग समय में, बल्कि मेरा इरादा है कि यदि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो फिर हम एक पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास, जो कि 4 क्लासेस की, 5 क्लासेस की होगी, उसका कोर्स भी यूट्यूब के माध्यम से करना चाहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पब्लिक स्पीकिंग के कुछ फाउंडेशनल चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि केवल जब आप एक डिबेटर के तौर पर, एक भाषण देने वाले वक्ता के तौर पर मंच पर खड़े होते केवल तभी नहीं, सामान्य बातचीत में भी जब एक से ज्यादा लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं तब आपको यह पब्लिक स्पीकिंग वाली चीजें काम आएंगी। तो हम पब्लिक स्पीकिंग के कुछ आधारभूत गुणों की बातचीत आज की क्लास में या आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपको किसी विषय पर बोलना होता है तब आप किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। और इन 3 चीजों में हम जानते हैं, अगर आप लोगों ने कभी डिबेटिंग की जजमेंट्स सुनी या देखी हैं, जब आप किसी स्कूल में या कॉलेज में किसी वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताओं में जाते थे तब, या उनके श्रोता के तौर पर सुनते थे, तो जज आपको बताते थे, जो निर्णायक मंडल था वो आपको बताता था कि उन्होंने किन आधारों पर आकलन किया है। तो सामान्यतः डिबेटिंग में जिन आधारों पर आपको जज किया जाता है उनमें से कुछ बिंदु हैं जो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं। और पहला बिंदु, देखिए, आमतौर पर 3M की बात होती है, 3M, जिसमें सबसे पहला बिंदु है, और इसके साथ कोई समझौता दरअसल कभी होता ही नहीं है, और वह है मैटर। यानी कि बातचीत में, पब्लिक स्पीकिंग में आप क्या बोलने जा रहे हैं, इसका सही चयन करना, और आपको एग्जैक्टली क्लियर होना कि आपके मैटर में मेन मैसेज क्या है, संदेश क्या है। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट योर मैसेज इज, दैट इज मैटर। ये मैटर जो है यह तैयारी की मांग करता है। हर व्यक्ति हमेशा एक्सटेम्पो नहीं बोल सकता, बल्कि बचना चाहिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, मसलन आज भी इस डिबेटिंग शुरू किए हुए 40 साल होने के बावजूद, सैकड़ों हजारों बार मंच पर होने के बावजूद, मैं आज भी जब मंच पर जाता हूं, कैमरे पर जाता हूं, तो उससे पहले कुछ पढ़ता हूं, तैयार करता हूं। इसलिए मैटर इज नॉन कॉम्प्रोमाइज, उसके साथ कोई समझौता नहीं है। जितना तैयारी कर सकते हैं दिए गए समय में, आपको उतनी तैयारी करनी ही चाहिए।
तो कुल मिला के जो संदेश आप देने वाले हैं, जो आपका मैटर है, जो आपने विषय चुना है या आपको विषय दिया गया है, उस विषय पर आप जो मुख्य तर्क देने वाले हैं, उसका सपोर्टिंग, उसका समर्थन करने वाले आर्ग्यूमेंट्स या तर्क क्या हैं, वो आपके पास होने चाहिए और उनकी एक सीधी श्रृंखला होनी चाहिए। सो एज आई सेड, मैटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपके पास होना ही चाहिए। सामान्य समझ ये कहती है कि यदि आपको 5 मिनट बोलना है तो आपके पास, अगर आप उस टेक्स्ट को लिखते तो आपके पास 750 से 800 शब्द होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप उसे बिंदुओं में बांटना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि कम से कम 3 आर्ग्यूमेंट, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जिनमें से एक आर्ग्यूमेंट वह होगा जिसे आप एंकर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एंकर आर्ग्यूमेंट वह मुख्य तर्क होता है जिस पर बाकी तर्क आधारित होते हैं। आप किसी भी विषय पर बातचीत कर सकते हैं। मसलन मान लीजिए आप विज्ञान पर बातचीत कर रहे हैं और आपका एंकर आर्ग्यूमेंट ये है कि विज्ञान का मतलब वही नहीं है जो प्रयोगशालाओं में होता है। विज्ञान का मतलब है किसी ज्ञान के बारे में, किसी बिंदु के बारे में अधिक चिंतित करना। अब ये आपका एंकर आर्ग्यूमेंट है, बाकी आर्ग्यूमेंट इसी से निकलेंगे। तो मैटर इज इंपॉर्टेंट। अब आता है दूसरे बिंदु, और अक्सर स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, कॉम्पिटिशन्स की बात हो या सामान्य बातचीत की बात हो, हम अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं। ये जो दूसरा एम है, यह है मेथड। मेथड का मतलब है कि आपके पास विषय वस्तु है, लेकिन आप इस विषय वस्तु को कैसे सजाने वाले, आप कैसे एक आर्ग्यूमेंट रखेंगे, उसके बाद कैसे कौन सा दूसरा आर्ग्यूमेंट आएगा, कौन सा तीसरा आर्ग्यूमेंट आएगा। ध्यान रखिए, पब्लिक स्पीकिंग में यह अलग होता है। सामान्यतः आपने सुना होगा कि मैं जब डिबेटिंग के भिन्न प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहा हूं, तो मसलन मान लीजिए मैं इंटरव्यू में बात कर रहा हूं, तो कैंडिडेट जब सामने बैठता है और हमसे बार बार कहते हैं कि देखिए, अगर आप कोई तर्क देना चाह रहे हैं जो कि तथ्यात्मक सवाल नहीं है, तो अपने आर्गुमेंट को, अपनी बातचीत को 3 बिंदुओं में बांटिए और इन 3 बिंदुओं को इन रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व के घटते हुए क्रम में लगा दीजिए। आपसे पूछा गया कि अमुक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपने इसके बारे में 3 चीजें सोची। आपने सोचा है लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे, आपने कहा सोशल एंड एजुकेशन सेक्टर पे बात करेंगे, और आपने तीसरा कहा कि आप अवेयरनेस पे बात करेंगे। ये 3 आर्गुमेंट सोचे और इनको महत्व के घटते क्रम में लगा दीजिए कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे, उसके बाद आप अवेयरनेस पे बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म पे में आप एजुकेशन और सोशल सेक्टर पे बात करेंगे। ये महत्व का घटता हुआ क्रम हुआ, एक मेथड है, सामान्य बातचीत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पब्लिक स्पीकिंग में ये मेथड न केवल क्लियर होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा वक्ता वह है जो शुरुआती दूसरे या तीसरे वाक्य में अपने मेथड को ऑडियंस के साथ शेयर करे। अध्यक्ष महोदय सदन में दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मैं मूलतः 4 तर्क देना चाहता हूं। ये मेरे कंस्ट्रक्टिव्स हैं। ये आपने पहले ही बता दिया, आपने अपना मेथड बता दिया। इसका मतलब है कि आप 4 तर्क देंगे और ये आपकी कोशिश होगी कि जब आपकी डिबेट समाप्त होगी या जब आपका संबोधन समाप्त होगा, चाहे आप एक एकेडमिक प्रेजेंटेशन कर रहे हों, चाहे आप एक सामान्य पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हों, जनता से बातचीत कर रहे हों, आप वोट मांग रहे हों, आप अपने मोहल्ले की सुधार समिति को संबोधित कर रहे हों, आप जनरल बॉडी मीटिंग में हो या आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हो, आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स पे हो, तब आप, और आपको पता है कि आपके पास संदेश क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, तब भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपनी बात को अगले 3 मिनट में या 5 मिनट में या 15 मिनट में, जितना समय आपको दिया गया है, कैसे रखने वाले हैं, मेथड क्या होने वाला है। और इसी में मैंने कहा कि इस मेथड में आप आमतौर पर देखिए, मेथड के 3 बिंदु आमतौर पर माने जाते हैं। मेथड इंफॉर्मेटिव हो सकता है, आपके पास सूचनाएं हैं और आप उन सूचनाओं को रखना चाहते हैं। ये बहुत सबसे सरल है। आप खड़े होकर कह सकते हैं, सर इस बारे में मुझे 4 सूचनाएं बतानी है, 1, 2, 3, 4। और चूंकि वे सूचनाएं, उन्हें आप बिल्कुल रूखे तरीके से भी रख सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट है इसलिए उसे सुनेंगे। दूसरा जो अपेक्षाकृत कठिन है, जैसे कि मैं इस समय बातचीत कर रहा हूं, वह है जब आप अपने मेथड को परसुएसिव रखना चाहते हैं। परसुएसिव मेथड का मतलब है आप मनाना चाह रहे हैं, अन्य पक्ष को सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको उस श्रोता समुदाय से कनेक्ट करना होता है।
और तरीका क्या है, जहां आप सहमत हैं वहां से बात को शुरू कीजिए और फिर असहमत वाले बिंदु तक जाइए, और इस तरीके से जो आपका साथ ऑडियंस है वो कनेक्ट होगा और वह आपकी बात को गंभीरता से सुनेगा और संभव है समझे और माने। ये तो हुआ परस्यूएसिव। तीसरा मेथड क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग का? पब्लिक स्पीकिंग के तीसरे मेथड के तौर पर हम अक्सर बात करते हैं एंटरटेनिंग की। ये वो चीज है जो कॉमेडियन करते हैं, ये वो चीज है जो पब्लिक स्पीकिंग एंटरटेनर्स करते हैं, या सामान्य बातचीत में भी पब्लिक स्पीकर्स करते हैं। कैसे कर सकते हैं? वे कहानियां सुना सकते हैं। स्टोरी टेलिंग बहुत शानदार तरीका है एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीच का। आपके दिमाग में कई सारे ऐसे वक्ता याद आ रहे होंगे, पॉलिटिकल स्केप से आ रहे होंगे, एकेडमिक स्केप से आ रहे होंगे, जो स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी टेलिंग बहुत एंटरटेनिंग विधा है, पब्लिक स्पीकिंग का एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर उस समय आपको कोई कहानी याद नहीं भी आ रही है, क्योंकि कहानी का मतलब ये नहीं है कि आप कहें एक था राजा एक थी रानी, नहीं, वह कहानी नहीं। कहानी का मतलब है आप अपने जीवन की कुछ घटनाएं उठाएंगे, अतीत में उन घटनाओं में क्या हुआ और उससे शुरू करेंगे, और इस तरीके से आप उसमें एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और कहानी खत्म होते होते या उसका कथन खत्म होते होते उसके किसी रेजोल्यूशन पर पहुंचेंगे। ये सामान्य पद्धति है जिसे स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आप अगर एंटरटेनिंग विधा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बातचीत वाला तरीका हो सकता है। ये एक छोटे समूह में बहुत अच्छे से काम करता है, हालांकि इसके लिए कुछ अभ्यास की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था दूसरा M यानी कि मेथड। हमने पहले बताया मैटर, फिर हमने बताया मेथड, और अब आता है वह चीज जिससे दरअसल आप डरते हैं। क्योंकि आप इन दो के बारे में आप सोच सकते हैं कि इसके बारे में तैयारी आप करते ही हैं। ये तो आप मेंस की परीक्षा के लिए, आंसर राइटिंग के लिए भी करते हैं ना। पहले आप सूचना इकट्ठे करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, कितने बिंदु लिखे जाएंगे, कौन सी हेडिंग्स होंगी। बिल्कुल लगभग यही करना है आपको पब्लिक स्पीकिंग में भी। लेकिन तीसरा बिंदु, तीसरा M, वह M है जिससे आमतौर पर आप डरते हैं, और मैं मानता हूं कि इसे मैं एक दिन में आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए। यह है मैनर। तो मैटर, मेथड, और तीसरा है मैनर, यानी कि आपने बात को कैसे कहना है, यह चीज मैनर है, यह कम्युनिकेशन है। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल होगा और इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल होगा। आप अपनी आवाज में क्या गति रखते हैं, क्या आप अपनी आवाज में कंपन कितना रखते हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं या खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी आवाज एम्पैथेटिक होती है, आपकी आवाज में एक तरह का घर्षण होता है, और आपकी आवाज आमतौर पर श्रोता तक, चाहे वो कैमरे के माध्यम से आपने रिकॉर्ड किया हो और बाद में वीडियो देख रहा हो, या फिर आप एक्चुअली स्टेज पे खड़े होकर कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दोनों का ध्यान रखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाहिर है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसका आप ध्यान रखते हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपके जेस्चर्स क्या हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप किस तरीके से खड़े या बैठे हुए हैं, आपने अपने लेक्टर्न को, लेक्चर स्टैंड को, पोडियम को कैसे पकड़ रखा है, आप उसे बार बार पीट पीट के बोल रहे हैं या आप स्थिर तरीके से बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे स्टाइल मैटर करती है, लेकिन मैं तो अपने अनुभव बता सकता हूँ, और मेरा अनुभव सजेस्ट करता है कि जब आप अपना समय लेते हुए गंभीरता से बात कहते हैं, तब आपको लेक्चर स्टैंड पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आवश्यकता नहीं। आप सामान्य गति से बोलते हुए, सहजता से बोलते हुए जब संदेश देते हैं, वो संदेश सबसे अच्छे तरीके से पहुंचता है। ये हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गति कैसी है, आपकी आवाज में घर्षण, आपकी आवाज में कंपन है या नहीं है, और आप किस भाषा में बात कह रहे हैं। कई आप अपने विपक्षी लोगों को, जिनसे आप असहमत हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। शिष्टाचार का सामान्यतः ध्यान रख रहे हैं नहीं, व्यक्ति के नामों के आगे श्री या मिस्टर जैसे संबोधन लगा रहे हैं या नहीं, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होगा। ये आपके मैनर का हिस्सा है। तो हम लोगों ने 3 तरीकों से, जिसका मतलब है मैटर, मेथड और मैनर, इससे पब्लिक स्पीकिंग को समझने की कोशिश की है। स्वाभाविक है इस 5, 10, 12 मिनट के वीडियो में पूरी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में इच्छुक हैं और आप चाहते हैं कि इस पर और बातचीत की जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि
कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप इनके किन पक्षों पर विशेष ध्यान रखना चाहते हैं। और अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज देने की कोशिश करूं तो अपने बचपन का सबसे पहला भाषण याद कीजिए जो आपने दिया हो या आपको देने के लिए कहा गया हो। और आज चाहे उसको 20 साल बीत चुके हैं, चाहे 15 साल बीत चुके हैं, आप फिर से विचार कीजिए कि अगर आज आपको उसी विषय पर, मान लीजिए आपको विषय दिया गया था मेरा विद्यालय, तो उसी मेरा विद्यालय को याद कीजिए और बताइए कि क्या आज आप इसे 3M का ध्यान रखते हुए इसी विषय पर बोलना चाहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? और अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए। मैं तो कहता हूं कि एक छोटा सा वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके पास जाकर देखता हूं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो इसका मतलब आप एक कदम बढ़ा रहे हैं उस फियर से, उस भय से, उस डर से बचने का जो आपने इतने सालों अकारण पाला है। अगर आप ऐसा करते हैं मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।